Hello, everyone, and welcome back to Law After College. Do you want to become an assistant professor in a reputed university? Or are you passionate about research and aiming for the prestigious Junior Research Fellowship? Or maybe you're looking for a government job in PSUs? If yes, then this video is for you. UGC NET is one of the most important exams for law graduates and postgraduates who want to build a career in academia or research. But what exactly is this UGC NET exam? Who can apply? What are the benefits? And how can you prepare effectively? In this video, I'll break down everything you need to know about the UGC NET exam, the eligibility, the syllabus, the exam pattern, the benefits such as JRF, assistant professorship, PhD, and PSU recruitment. So make sure you watch this video till the very end. Now, starting with our discussion, let's first understand the three categories in which you can qualify the UGC NET exam. देखिए यहाँ पे तीन कैटेगरीज आपको प्रोवाइड की गई है, कैटेगरी 1, 2 and 3. ठीक है, let's divide category 1 as the JRF category and category 2 as the assistant professor category and category 3 as the PhD category. कैटेगरी 1 का कट ऑफ हाई रहेगा क्योंकि JRF इज़ द हाईएस्ट थिंग फॉर विच यू कैन क्वालिफाई आफ्टर गिविंग योर UGC नेट एग्जाम. सिमिलरली कैटेगरी 2 आएगी उसके बाद एंड देन कैटेगरी 3 विल कम विद द लोएस्ट कट ऑफ. PhD का कट ऑफ सबसे कम रहेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल क्वालिफाई इज़ PhD ओनली. उसके बाद आपको थोड़े से नंबर और लाने पड़ेंगे ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाए एंड देन यू हैव टू कम अप विथ अ लिटिल मोर ऑफ मार्क्स सो दैट यू कैन गेट JRF which is the Junior Research Fellowship. दिस PhD इज़ अ रीसेंट एडिशन. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले सेपरेट कॉलेजेस जब भी हम PhD का एडमिशन लेने जाते हैं तो सेपरेट कॉलेजेस के सेपरेट एडमिशन टेस्ट होते हैं, एनरोलमेंट प्रोसीजर होता है. बट राइट नाउ फ्रॉम अ कपल ऑफ पास्ट एग्जाम्स किसी भी कैंडिडेट को अगर PhD करनी है और अगर वो UGC नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, जो PhD का कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर लेता है, तो उसे कोई भी एक्स्ट्रा या सेपरेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में या फिर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में. वो सीधा अपना UGC नेट का सर्टिफिकेट जिसके अंदर इफ़ दैट पर्सन हैज़ क्वालिफाइड PhD, वो सर्टिफिकेट यू कैन शो एंड यू कैन गेट एन एडमिशन इन द PhD. देखिए जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं PhD में एडमिशन लेने के लिए तो जो आपके नेट में मार्क्स आए हैं उनको 70% वेटेज दिया जाएगा और फिर जो आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा वहाँ पे एडमिशन के लिए उसको 30% वेटेज दिया जाएगा. नाउ इफ़ यू कैन सी ओवर हेयर, if you want to take admission into PhD, so the marks that you have obtained in the NET exam will be valid for a period of 1 year from the date of declaration of result. तो आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है PhD में एडमिशन लेने के लिए आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर UGC नेट एग्जाम? दैट इज़ 1 ईयर. अगर ये 1 ईयर का पीरियड इलैप्स कर जाता है तो आपको फिर से रीअपियर होना पड़ेगा नेट के एग्जाम में एंड यू हैव टू रीक्वालिफाई द एग्जाम फॉर PhD कैटेगरी. So make sure whenever you apply for your PhD admissions to do it within 1 year of your result. अब अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तो असिस्टेंट प्रोफेसर में टॉप 6% जो पीपल होते हैं, which means that 6%, top 6% of people who have appeared for the exam will qualify for the post of assistant professor. So it is a competitive exam. It is not a very easy exam. Generally अगर हम लॉ की कैटेगरी में बात करें, around 800 to 900 students only qualify every year for the post of assistant professor. And then further if you're aiming for JRF, if you want to qualify in the category of JRF, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ top 1% people get selected. Only around 100 students get selected every year for the category of JRF. सो आई होप विद दीज फिगर्स आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा दैट व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्ज़ाम. सो विल कम अप टू जून 2024 कट ऑफ्स. ये लॉ के पेपर का कट ऑफ है. सो राइट नाउ विल ओनली डिस्कस द कट ऑफ्स कंसर्निंग द अनरिजर्व्ड कैटेगरी. आई गिव यू दिस PDF. आई शेयर द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको ये वाली PDF या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये सारी PDFs आपको अवेलेबल करा दी जाएगी. तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे JRF के कट ऑफ्स दिए गए हैं, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के और यहाँ पे PhD के कट ऑफ्स दिए गए हैं. अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूँ तो 216 मार्क्स, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है एंड 216 मार्क्स आपको लाने थे टू क्वालिफाई JRF. सिर्फ 64 स्टूडेंट्स का JRF निकला था. ओके, ऑल ओवर इंडिया है ये. सिर्फ 64 लॉ के सब्जेक्ट में सिर्फ 64 पीपल आर एबल टू क्वालिफाई फॉर JRF. उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज 188. अगेन 872 स्टूडेंट्स वर एबल टू क्वालिफाई दिस पोस्ट एंड देन फॉर PhD द कट ऑफ वाज 166. So if you're aiming for UGC NET June 2025, these are the marks that you need to keep in your mind.
ये मार्क्स रेंज के अराउंड ही आपको आना है। यहाँ पे +5 या -5 कट ऑफ ऊपर नीचे इतना ही जाता है। कभी कभी होता है कि बहुत ही कुछ बड़ी चीज़ हो जाए किसी साल तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है। जैसे कि जब पीएचडी का इंक्लूजन हुआ था तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, लोग ज़्यादा आ गए थे पेपर देने के लिए। तो ऐसे सिनेरियोस में ही जो कट ऑफ है वो एक हाई इंक्रीज पर जाएगा। अदरवाइज +-5 की रेंज में ही कट ऑफ रहेगा। तो आपको इन मार्क्स रेंज को हमेशा याद रखना है। जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे फॉल करना है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रोवाइड किया गया है, यूजीसी नेट ये राइट रिजर्व करता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो शेयर किए जाएंगे विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर एडमिशन टू पीएचडी एज वेल एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि आप यूजीसी नेट के मार्क्स को अप्लाई करके आप पीएसयू में भी इंटरव्यू देके आप एक जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और हम समझते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है। आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। आपके पेपर में 2 पेपर्स होते हैं। यूजीसी नेट में आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं टू क्वालिफाई यूजीसी नेट। फर्स्ट इज पेपर 1 एंड सेकेंड इज पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 कंपलसरी होता है और सब लोगों को देना होता है। इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। और जो आपका पेपर 2 होता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होता है। यूजीसी नेट अराउंड 85 सब्जेक्ट्स में अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। तो जैसे आपका लॉ का सब्जेक्ट है तो वो लॉ के सब्जेक्ट पे ही पूरा पेपर 2 बेस्ड होगा। और पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट दे आर अपीयरिंग इन। इन दोनों पेपर्स का सिलेबस अभी हम देखते हैं। लेकिन पेपर 1 जनरली अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो वो आपको टीचिंग और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है उस पर वो आपको टेस्ट करता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम एंड यू हैव 3 आवर्स टू आंसर दोज 150 क्वेश्चंस। नाउ देयर इज नो ब्रेक। आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, दोनों पेपर आपको एक साथ दे दिए जाते हैं, आप स्विच कर सकते हैं सेक्शंस के बीच में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सिलेबस के बारे में। आपका एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होता है। जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरो तो आपको केयरफुली चूज करना पड़ता है कि आप किस मीडियम में एग्जाम को देना चाहते हैं। एंड देन ईच क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस है आपके, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इफ यू डू अ करेक्ट रिस्पॉन्स यू विल गेट +2 मार्क्स, which means your total marks including paper 1 and paper 2 will be 300। 300 मार्क्स में से आपका पेपर होता है जिसके अंदर अभी हमने सारे कट ऑफ देखे थे कि किस कैटेगरी के लिए आपको क्या कट ऑफ लाना पड़ता है। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। Now let's briefly understand what is the syllabus of paper 1 and paper 2। पेपर 1 में आपका बेसिकली टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को चेक किया जाता है, आपके कॉम्प्रिहेंशन को, एनालिसिस को, इवैल्यूएशन को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यानी कि रीजनिंग का पार्ट हो गया ये, अगेन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। देन देयर इज जनरल अवेयरनेस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस इन हायर एजुकेशन सिस्टम। फर्दर इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट यू आर अवेयर अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड impact on the quality of life। So basically if you are going further in research or maybe your aim is to become an assistant professor, this exam, this UGC NET exam through its paper 1 will test your teaching and research capabilities। Now let's see what is the syllabus। So basically यहाँ पे 10 यूनिट्स आती है पेपर 1 में, 10 यूनिट्स आती है। 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि पर यूनिट यू विल गेट 5 क्वेश्चंस, पर यूनिट यू विल गेट 5 क्वेश्चंस एंड हेंस योर 50 मार्क्स आर कंप्लीटेड। यूनिट 1 टॉक्स अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। ये यहाँ पे सिलेबस दिया है, ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। उसके बाद यूनिट 2 की अगर हम बात करें, यूनिट 2 इज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 4 communication, unit 5 mathematical reasoning and aptitude, unit 6 is logical reasoning, unit 7 data interpretation, unit 8 information and communication technology, then next unit is people development and environment, and the final unit is higher education system। As I told you, 5 questions each carrying 2 marks are to be set from each module। This is how your 50 marks will be done। अब अगर मैं बात करूं कि आपका जो लॉ का पेपर है यानी कि आपका पेपर 2 है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो पेपर 2 में भी अगेन
10 यूनिट्स हैं जो सिलेबस में कवर की गई हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं की गई है दैट यू विल गेट 10 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम ईच यूनिट एंड दैट विल सम अप टू बी 100 मार्क्स। तो मतलब यहाँ पे कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी यूनिट से, और वो हमें कैसे पता चलेगा? इफ़ वील एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स वी विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई एम गोइंग टू bring up a detailed video concerning each paper 1 and paper 2. So don't worry, right now just focus on briefly understanding what is the syllabus. Unit 1 talks about jurisprudence, then we have constitution and administrative law. Unit 3 is public international law and IHL. Unit 4 is law of crimes. Now let me tell you one thing कि प्रोसीजरल लॉ यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, ना ही CPC आएगा, ना ही CRPC आएगा, और एविडेंस भी नहीं आता है जितना भी सिलेबस है लॉ ऑफ क्राइम्स का। तो ये तीनों चीज़ें आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको IPC पे अपना फोकस रखना है। मूविंग फॉरवर्ड टू यूनिट 5, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो एक तो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करना है 1986 का, मोटर व्हीकल्स एक्ट करना है 1988 का, और कॉम्पिटिशन एक्ट करना है 2002 का। मूविंग फॉरवर्ड टू यूनिट 6, यू हैव द कमर्शियल लॉज, जिसके अंदर आपका 1 to 4 कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ जाता है। उसके बाद आपका आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और यहाँ पे आपका कंपनी लॉ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कवर होती है कमर्शियल लॉज में। मूविंग फॉरवर्ड टू यूनिट 7 विच इज़ ऑफ फैमिली लॉ, तो इसके अंदर दोनों आपका मुस्लिम प्लस हिंदू दोनों फैमिलीज कवर की गई हैं। देन यूनिट 8 टॉक्स अबाउट इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। यूनिट 9 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IPR के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेडिशनल नॉलेज, कॉपीराइट एंड IT एक्ट के भी 2 सब यूनिट्स प्रोवाइड की गई है। एंड द फाइनल यूनिट, यूनिट 10th, इज कंपेरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जब भी आप अपना लॉ में मास्टर्स करेंगे, सो दिस माइट बी अ सब्जेक्ट दैट यू विल गेट इन योर करिकुलम। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया कि आपकी 10 यूनिट्स जो लॉ की आती है उसका क्या सिलेबस है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों की हम इन डिटेल वीडियो लेके आएंगे, एंड मेक श्योर यू चेक आउट द टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू गेट ऑल द PDFs दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने ये देख लिया था कि मार्क्स क्या है, उसके बाद हमने सिलेबस देख लिया। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो अगर आप जनरल, अनरिजर्व्ड या जनरल EWS कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 55% मार्क्स लाने हैं अपनी मास्टर्स डिग्री में विदाउट राउंडिंग ऑफ, और 5% की रिलैक्सेशन दी गई है OBC, ST, SC और थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे आपको 50% मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो UGC नेट एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या हम अगर मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या हम अपने कॉलेज में हैं, तो कैन वी गिव दिस एग्जाम? सो इट इज़ रिटन ओवर हियर दैट कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री, या फिर वो अपीयर कर रहे हैं फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन और रिजल्ट उनका अभी भी अवेटेड है, या फिर कैंडिडेट्स जिनके एग्जाम डिले हो गए हैं, ये सब कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं UGC नेट टेस्ट को देने के लिए, बट इनका जो एडमिशन होगा वो प्रोविजनली होगा, and they will be considered eligible for award of GRF or eligibility for assistant professor only after passing their master's degree. Now one thing you need to remember is that अगर आपने अपना नेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास 2 years का टाइम पीरियड होता है अपनी मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि फॉर ऑल द लॉ ग्रेजुएट्स। नाउ इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स फ्रॉम NLU, तो वहाँ पे आपको 1 year का मास्टर्स देखने को मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10th सेमेस्टर में 10th सेमेस्टर ऑफ योर बैचलर्स डिग्री में भी अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, एंड इफ़ राइट आफ्टर योर बैचलर्स डिग्री यू आर डूइंग योर मास्टर्स, सो यू विल स्टिल हैव अ पीरियड ऑफ 1 year टू complete your masters, and still an additional 1 year period will be remaining. So I hope you understand that after giving your NET exam you must complete your master's degree in 2 years, and if you're falling in this category then you can appear for this exam even if you are in your master's degree or in the final semester or in the final semester of your bachelor's degree. Now moving forward, there is the maximum age limit that you need to know if you are applying for GRF. You cannot be more than 30 years of age on the first day of month in which the examination is conducted. यहाँ पे December 2024 एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि वो जनवरी में हुआ था तो डेट दी गई है 1 Jan 2025। उसके बाद OBC, SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स को अप टू 5 years का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। एंड अ गुड न्यूज़ फॉर LLM डिग्री कैंडिडेट्स इज दैट यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अ 3 years रिलैक्सेशन इन एज। नाउ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर एडमिशन टू PhD देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर UGC नेट।
So with this, we are going to end this video. I hope this video was useful for you. Make sure you subscribe the channel because we're going to come up with in detail videos on paper 1 and paper 2. And because this is a law channel, we are going to cover everything about paper 2 that is important for you to qualify the UGC NET exam. With that, take care and bye-bye.